Hello, my dear student. Now I am explaining the Krebs cycle according to the NCRT. चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्रेब साइकिल क्या होती है। क्रेब साइकिल एरोबिक रिस्पायरेशन का पार्ट है। हाँ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, सबके सब क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। रिस्पायरेशन 3 स्टेप में पूरा होता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है, इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये एरोबिक रिस्पायरेशन का पार्ट नहीं होता है। ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों का कॉमन पार्ट है ना। ग्लाइकोलिसिस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। अब एरोबिक रिस्पायरेशन होता क्या है, जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, रिस्पायरेशन का मेन एनर्जी का सोर्स कौन है, ग्लूकोज। जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट के पायरुविक एसिड बनाता है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ये प्रोसेस होता है साइटोसोल में। इस प्रोसेस में एक एनर्जी निकलती है, एटीपी और NADH2 बनता है। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलिसिस हमने अलग से वीडियो डाला, उसमें आप देखिएगा। ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पायरुविक एसिड बनता है, ये एरोबिक रिस्पायरेशन को स्टार्ट करता है। और एरोबिक रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल टूटकर 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करके एरोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट करता है। चलिए देखते हैं। फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन टू टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस pyruvate is transport from the cytoplasm into the mitochondria। जो ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बना था, ये पायरुविक एसिड साइटोसॉल, एक्चुअली प्रोसेस साइटोसॉल में होता है, इन्होंने साइटोप्लाज्म लिख दिया है। साइटोप्लाज्म से पायरुविक एसिड कहाँ पहुंच गया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहाँ पहुंच जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स। द क्रूशियल इवेंट इन द एरोबिक रिस्पायरेशन आर, पहला, the complete oxidation of pyruvate by the stepwise removal of all hydrogen atom leaving the 3 molecule of CO2। अब ये बोल रहा है जो पायरुविक एसिड होता है, ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो इसमें हम 3 कार्बन को हम CO2 के फॉर्म में निकालेंगे, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के निकलेंगे। और हाइड्रोजन जो है पायरुविक एसिड में, वो भी निकलेंगे। तो एक पायरुवेट में 5 हाइड्रोजन होते, 4 से 5 हाइड्रोजन होते हैं। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में सब कुछ स्टेप वाइज तरीके से ब्रेक डाउन होता है, तभी एनर्जी बाहर निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, द पासिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन रिमूव एज ए पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद द साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ द एटीपी। यहाँ पे ये कह रहा है जो हाइड्रोजन होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टार्ट होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से एटीपी बनता है, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज होके वाटर मॉलिक्यूल बनाती है। ध्यान रखिएगा, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन ईटीएस में यूज होती है। ये एटमॉस्फेयर वाली ऑक्सीजन कहाँ यूज होती है, ईटीएस में यूज होती है, जिससे वाटर मॉलिक्यूल बनता है ना। व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज टू नोट दैट द फर्स्ट प्रोसेस टेक प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। पहला प्रोसेस कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा, देख रहा है इधर ये, हाँ, है ना। वाइल द सेकेंड प्रोसेस लोकेट ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ये जो इनर मेम्ब्रेन को बोलते हैं क्रिस्टी, क्या बोलते हैं उसको, क्रिस्टी। यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो पहला स्टेप तो हो गया ग्लाइकोलिसिस, दूसरा स्टेप हो गया क्रेब्स साइकिल, और तीसरा स्टेप हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर में यानी कि क्रिस्टी में होता है। पायरुवेट विच इज फॉर्मेड बाय द ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द साइटोसॉल, आगे ना साइटोसॉल। आफ्टर इट इंटर द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अंडरगो द ऑक्सीडेशन ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन बाय द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन। ये बोल रहा है जब पायरुवेट
माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इंटर करता है तो वहां पे उसका डी कार्बोक्सिलेशन होता है, जिसके फलस्वरूप पायरुविक एसिड से CO2 निकलती है। देखिए इधर डायग्राम में देखिए, ये पायरुविक एसिड है और ये क्या निकल रही है, CO2। CO2 के निकलने को हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, और हाइड्रोजन के निकलने को हम बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन। तो ये स्टेप कहलाती है लिंक रिएक्शन। क्या कहलाती है, लिंक रिएक्शन। तो पायरुविक एसिड जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करता है तो एक CO2 निकालता है, इसको डी कार्बोक्सिलेशन बोलेंगे, एक हाइड्रोजन निकाल, इसको डिहाइड्रोजन बोलेंगे। द रिएक्शन कैटलाइज बाय द पायरुवेट डिहाइड्रोजनेसिस, और इसमें सेवरल कोएंजाइम लगते हैं, इसमें NAD और कोएंजाइम। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए डायग्राम में, ये 3 कार्बन का ये क्या है, पायरुविक एसिड, इसके 2 मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल क्यों है, क्योंकि 6 कार्बन टूटकर 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। अब ये पायरुवेट से क्या बन गया, 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम। तो यहाँ 1 कार्बन कम हो गया, ये 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम बना। ये 2 मॉलिक्यूल है, ये क्या है, 2 मॉलिक्यूल, तो 1 कार्बन कम हो गया। तो जो 1 कार्बन कम हुआ वो CO2 के फॉर्म में निकल गया। इन्होंने 2 क्यों करा है, क्योंकि हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं 3-3 कार्बन के, तो हर चीज 2-2 बार होगी, तो 2 CO2 यहाँ आ जाएंगे, और एक क्या बन जाएगा, NADH इंटू 2 करा, क्योंकि हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल हैं तो हर चीज 2-2 होगी, 2 NADH बनेगा। NADH के बनने को बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन, और CO2 के निकलने को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन। इसके बाद एसिटिल कोएंजाइम का 2 मॉलिक्यूल बनेंगे जो 2-2 कार्बन के हैं, यानी 3 कार्बन से 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यानी लिंक रिएक्शन के दौरान 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बने, 2 मॉलिक्यूल बने, आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ द 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। हमने 2 मॉलिक्यूल लिए तो सब कुछ 2-2 हो रहा है। प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्लूकोज ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि 6 कार्बन का ग्लूकोज है इसलिए। द एसिटिल कोएंजाइम देन इंटर द साइक्लिक पाथवे। अब ये एसिटिल कोएंजाइम साइक्लिक पाथवे इंटर करेगा, इसको हम बोलते हैं क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल और क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TCA। ट्राई कार्बोक्सिलिक का दूसरा नाम क्या है, TCA साइकिल, है ना। और इसको क्रेब साइकिल इसका कॉमन नेम है। क्रेब साइकिल नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसको हैंस क्रेब ने डिस्कवर्ड करा था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब ये आ गई TCA साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसी को हम बोलते हैं क्रेबो साइकिल। ये एम्फीबोलिक पाथवे है। द TCA साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एस्टाइल ग्रुप विद द ऑक्सलोएस्टिक एसिड एंड वाटर टू यील्ड द सिट्रिक एसिड। इस फिगर में देखो, ये ऑक्सलोएस्टेट है यानी OAA, ये किससे रिएक्ट करेगा, एसिटिल कोएंजाइम से, और कंडेंसेशन करेगा वाटर के साथ, तो क्या बनाएगा, सिट्रेट। क्या बनाएगा, सिट्रेट की सिंथेसिस, एंजाइम सिट्रेट सिंथेसिस हुआ, एंड ए मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम इज रिलीज्ड। सिट्रेट इज देन आइसोमर इन द आइसोसिट्रिक एसिड। अब ये बोल रहा है कि ऑक्सलोएस्टिक एसिड हो गया, ये ऑक्सलोएस्टिक एसिड हो गया, ये वाटर हो गया, और इससे मिलके क्या बन गया, सिट्रिक एसिड। ये सिट्रिक एसिड बन गया, इसमें कोएंजाइम रिलीज हो गया, ये कोएंजाइम यहाँ पे क्या हो गया, ये रिलीज हो गया, क्लियर हो गया। तो ये 6 कार्बन का सिट्रेट बना, ये 4 कार्बन का था और ये 2 कार्बन का था। 6 कार्बन का क्या बन गया, सिट्रेट। अब ये सिट्रेट वाटर निकाल देता है तो बन जाता है सिस एक्विनेट, फिर वाटर ले लेता है तो बन जाता है आइसोसिट्रेट। क्या बन जाता है, आइसोसिट्रेट। तो आइसोसिट्रेट जो है आइसोमर है सिट्रेट का, क्योंकि वाटर निकला फिर। अब आइसोसिट्रेट में क्या हुआ, डिहाइड्रोजनेस क्या हुआ, तो NADH निकल गया, तो बन गया ऑक्सलोसैक्सिनिक एसिड। अब जो ऑक्सलोसैक्सिनिक एसिड हो गया, ये भी कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है। अब इससे मैंने क्या निकाल दिया, CO2। CO2 निकालने को हम बोलेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलेंगे हम, डी कार्बोक्सिलेशन। CO2 निकल गया तो 5 कार्बन का बन गया अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, है ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। अब इसके बाद फिर हाइड्रोजन निकला तो बोलेंगे डिहाइड्रोजनेशन, फिर एक CO2 निकली तो बोलेंगे डी कार्बोक्सिलेशन।
तो इस पूरे क्रेब्स साइकिल में जहां जहां पे CO2 निकल रही है वो स्टेप इरिवर्सिबल होंगे, है ना। फिर सक्सिल कोएंजाइम, ये 5 कार्बन का बना, फिर CO2 निकल गया, फिर बन गया 4 कार्बन का। 4 कार्बन सक्सिल कोएंजाइम में क्या हुआ, ATP बना। ATP बनने को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। फिर डिहाइड्रोजनेशन हुआ तो FADH2 बन गया, ये 4 कार्बन का हुआ। फिर क्या बना, मेलेट। मेलेट में फिर क्या हुआ, डिहाइड्रोजनेशन। एक डिहाइड्रोजनेशन ये हुआ, एक डिहाइड्रोजनेशन ये हुआ, एक डिहाइड्रोजनेशन ये हुआ, 3 डिहाइड्रोजनेशन हुए जिससे 3 NADH बने। 3 क्या बन गए, NADH बन गए, और एक FADH बना। यानी एक क्रैब साइकिल में एक बार में 3 NADH बनेंगे और एक FADH बनेगा एक बार में। तो 2 बार में सब कुछ 2-2 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, और एक SLP बनेगा, 2 CO2 निकलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ये साइकिल है, ये पायरुविक एसिड, ये क्या है, पायरुविक एसिड, है ना। अब देखिए इधर, ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन का था, इससे 2 कार्बन बन गया, एक CO2 निकल गई और एक NADH बन गया। CO2 निकलने को हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, NADH के बनने को हम बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन। इस प्रोसेस बोलते हैं लिंक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन। ये इरिवर्सिबल होगी, जहां जहां CO2 निकलेगी वो सारी रिएक्शन इरिवर्सिबल होगी, क्योंकि निकली हुई CO2 वापस आ नहीं सकती। क्लियर हो गया, इसलिए रिएक्शन क्या बनाओगे, इरिवर्सिबल। और यहाँ पे 5 को फैक्टर लगते हैं। अब ये एसिटिल कोएंजाइम 2 कार्बन का है। लिंक रिएक्शन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द क्रेब साइकिल, ध्यान रखिएगा, लिंक रिएक्शन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द क्रेबो साइकिल। क्लियर हो गया। अब ये 2 कार्बन 4 कार्बन के OA से मिल गया, तो 6 कार्बन का क्या बन गया, सिट्रिक एसिड। क्या बन गया, सिट्रिक एसिड। ध्यान रखना, OAA इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द क्रेब साइकिल, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द क्रेबो साइकिल, जो किसके संग मिलेगा, एसिटिल कोएंजाइम से। एसिटिल कोएंजाइम को हम लिंक, कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं बिटवीन द ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल, तब इस रिएक्शन का नाम लिंक रिएक्शन पड़ा। अब सिट्रिक एसिड से वाटर बाहर निकल गया तो ये बन गया सिस एकोनिटिक एसिड, फिर वाटर डाल दिया, जब वापस वाटर डाल दो तो फिर बन जाएगा आइसोसिट्रिक। तो सिट्रिक और आइसोसिट्रिक आपस में आइसोमर है। फिर आइसोसिट्रिक का क्या हुआ, डिहाइड्रोजनेशन, जिससे एक NADH बना। तो जब भी डिहाइड्रोजनेशन होगा तो एंजाइम लगेगा डिहाइड्रोजिनेस, फिर ऑक्सोलोसैक्सिनिक एसिड बन गया, जब इससे हाइड्रोजन निकल गया। अब ये 6 कार्बन का ऑक्सोलोसैक्सिनिक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा है, जिससे CO2 निकल रही है। तो जब एक CO2 निकल गई तो 6 कार्बन से 5 कार्बन का मॉलिक्यूल बन गया। अब इस 5 कार्बन के अल्फा कीटो से फिर एक CO2 निकाल दी, जो वापस CO2 निकाल दी तो 4 कार्बन का क्या बन गया, सक्सिनिल कोएंजाइम। क्या बन जाएगा, सक्सिनिल कोएंजाइम, है ना। अब यहां पर भी NADH निकल रहा है, तो पहला डिहाइड्रोजन ये हुआ, दूसरा ये हो गया, फिर 4 कार्बन का सक्सिनिक एसिड बना, इसमें एक ATP बन गया, इसको बोलते हैं SLP, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। फिर 4 कार्बन का चलता रहा, फिर क्या हुआ, डिहाइड्रोजनेशन, फिर डिहाइड्रोजनेशन। तो यहां पर 2 स्टेप पे क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन। एक स्टेप ये वाला हो गया और एक स्टेप ये वाला हो गया। इन 2 स्टेप पे क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। 4 स्टेप पे डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा और चौथा। 4 स्टेप पे डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है ना। और क्रैब साइकिल में 4 स्टेप पे हो रहा है, 2 स्टेप पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, क्योंकि हमने 2 कार्बन लिए थे तो 2 ही CO2 निकलेंगे, एक CO2 लिंक रिएक्शन में निकल जाएगी। आगे चलते हैं। अब NCERT के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या बोलती है NCERT। चलिए NCERT के अकॉर्डिंग देखते हैं, है ना। एंड देन सक्सिनिल कोएंजाइम, and then succinyl coenzyme in the remaining step of the citric acid cycle. Succinyl coenzyme is oxidized to OAA, allowing the cycle to continue. अब ये बोला है सक्सिनिल कोएंजाइम, ये एक्चुअल में NCERT में बोला है सीधे सक्सिनिल कोएंजाइम्स क्या बन गया, ऑक्सलो एसिटिक एसिड,
ड्यूरिंग द कन्वर्जेशन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड मॉलिक्यूल। अब ये सक्सिनिल कोएंजाइम था, सक्सिनिक एसिड बना, इस दौरान क्या निकला, एटीपी या फिर जीटीपी। ड्यूरिंग द कंजर्वेशन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड मॉलिक्यूल ऑफ ए जीटीपी सिंथेसाइज। तो जीटीपी और एटीपी एक ही चीज है। प्लांट सेल में एटीपी बोलोगे, एनिमल सेल में जीटीपी। ये दिख रहा है आपको। दिस इज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, इसी को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एसएलपी। इन ए कपल रिएक्शन जीटीपी इज कन्वर्टेड टू जीडीपी विद द साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ द एटीपी। मैंने बोला ना जीटीपी और एटीपी क्या लगभग सेम है। ऑल्दो देयर आर 3 पॉइंट ऑफ दिस साइकिल वेयर एनएडी इज रिड्यूस टू द एनएडीएच। अभी बोला इस पूरे साइकिल में 3 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर एनएडी एनएडीएच बन गया। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया और ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो 3 पॉइंट में क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन दूसरा और ये तीसरा। एंड 1 पॉइंट शो द FADH2, ये पॉइंट शो कर रहा है FADH2। द कंटिन्यू ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम वाया द टी साइकिल रिक्वायर द कंटिन्यू रिप्लेसमेंट ऑफ द ऑक्सिलोएसिटिक एसिड। अब बोला साइकिल को चलाना है तो OA बराबर बनाना पड़ेगा। OA इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल, तो ये पहला मेंबर ऑफ द साइकिल हो गया ऑक्सिलोएसिटिक एसिड। इन एडिशन इट ऑल्सो रीअरेंजमेंट रीजनरेशन ऑफ NAD FAD फॉर्म NADH2 एंड FADH2। ये बोल रहा है ऐसे ही NADH जो बन रहा है ये किससे बन रहा है, NAD से। किससे बन रहा है ये, NAD से। NAD से NADH बनना, इसको भी रीजनरेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखेंगे। आगे चलते हैं। अब ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। उन्होंने पायरुवेट से क्या बनाया, एसिटिल कोएंजाइम, है ना। इस रिएक्शन को क्या बोला, लिंक रिएक्शन बोला। एक CO2 निकाल दी, एक NADH बना दिया। अब ये एसिटिल कोएंजाइम का एंटर कर रहा है सिट्रिक एसिड साइकिल। इसी को मैंने क्या बोला, क्रेब्स साइकिल बोला। तो ये 2 कार्बन का हुआ, 2 कार्बन का एसिटिल कोएंजाइम हो गया और 4 कार्बन का ये हो गया। 2 4 मिलके क्या बन गया, 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड कन्वर्ट किसमें हो गया, अल्फा कीटोन। यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, तो पहला डी कार्बोक्सिलेशन, तो 6 कार्बन से क्या बन गया, 5 कार्बन। फिर डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, दूसरा डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, तो 5 कार्बन से क्या बन गया, 4 कार्बन। ठीक है, अब 4 कार्बन कंटिन्यू रहा। अब यहाँ पे एक NADH ये बना, एक NADH ये बना, एक NADH ये बना, तो 3 NADH बन गए, एक FADH बन गया। तो 4 स्टेप पे क्या हुआ, डिहाइड्रोजनेशन, और 2 स्टेप पे क्या हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। वी नाउ सीन दैट ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अभी देखते हैं। We till now seen that glucose has been broken down to release the CO2 and 8 molecule of NADH, है ना। तो 8 molecule of NADH कैसे लिए, and 2 molecule of FADH। ये बोल रहा है जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो 2 FADH बनते हैं और 8 क्या बनते हैं, NADH। 8 NADH कैसे बनेंगे, 3 तो यहां बन गए और एक चौथा। एक बार में 4, तो 2 बार में क्या हो जाएंगे, 8। एक पायरुविक एसिड से 4 बने तो 2 पायरुविक एसिड से 8 बन जाएंगे, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड इंटर करते हैं। और CO2 कितने बन जाएंगे, 4 CO2 बन जाएंगे इधर 4। एक इसका CO2 हो गया लिंक रिएक्शन का, 2 इसके हो गए, यानी CO2 6 बन जाएंगे। FADH2 2 बन जाएंगे, एक बार में 1 बनना है तो 2 बार में 2। जस्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, ये वाले ATP बनते हैं ना जो सीधे सबस्ट्रेट लेवल वो बनेंगे। यू मे वंडरिंग व्हाई we have been discussing the expression at all, neither O2 has come to the picture nor the promise the large number of ATP। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रिस्पायरेशन पड़ रहा है, ऑक्सीजन की भी एंट्री नहीं हुई और ATP नहीं बन रहा है। ये सारे ATP NADH के थ्रू और FADH के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से बनाते हैं। ये जो NADH और FADH बन रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे, वहां पे O2 यूज होगी रिस्पायरेशन वाली और ATP सिंथेसिस होंगे। तो एक पायरुविक एसिड जब इंटर करता है तो 4 NADH बनते हैं। इसमें एक NADH लिंक रिएक्शन वाला है और 3 क्रेब्स साइकिल वाले हो गए, है ना। 3 CO2 निकल रहे हैं क्योंकि 3 कार्बन की पायरुविक एसिड है। तो 4 NADH और एक FADH एक बार में,
तो 2 बार में 8 NaDH और 2 FADH और 6 CO2 निकलेगी। आगे चलते हैं, ये फिर समरी आ गई। देखिए ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल हो गया, ग्लाइकोलिसिस हुई, टूट के 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए, ये पायरुविक एसिड हुआ। पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन में गया तो एक कार्बन निकाल दिया CO2 के फॉर्म में, तो 2 कार्बन का बना एसिटाइल कोएंजाइम, ये क्रेब्स साइकिल में जाएगा तो 2 CO2 और निकल जाएंगे। तो ये पूरे 6 CO2 निकल गए, 1 2 और 2 यहां निकल गए, 4 2 6, यानी स्टेप वाइज ब्रेक डाउन हुआ। इधर देख लीजिए, पायरुविक एसिड, ये जो पायरुविक एसिड है ये 6 कार्बन का था, ग्लाइकोलिसिस करी, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बने, इस प्रोसेस बोली ग्लाइकोलिसिस, इसमें 2 ATP बने, 2 NADH बने। अब ये 2 पायरुविक एसिड कहां गए, क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो पहले लिंक रिएक्शन हुई, उसमें एक CO2 एक NADH2 बना, इंटू 2 कर दिया क्योंकि 2 मॉलिक्यूल थे। अब ये जब क्रेब्स साइकिल के अंदर गए, 2 कार्बन का क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करेगा स्टील कोएंजाइम, एक क्रेब्स साइकिल से 2 CO2 निकलेंगे, एक ATP बनेगा, 3 NADH बनेंगे और एक FADH बनेगा। अब इस पूरी कैलकुलेशन को देखते हैं, ये 2 बार हो रही है इसलिए 4 CO2, 4 CO2 ये, 2 CO2 ये, कितने हो गए, 6 CO2। और ग्लूकोज में कितने कार्बन थे, 6 कार्बन थे, तो 6 CO2 ये निकल आए। अब हाइड्रोजन ग्लूकोज कितने होते हैं, 12, C6H12O6, 6 CO2 कैलकुलेट हो गए, 2 ये हो गए और 4 ये हो गए। अब 12 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, वो भी कैलकुलेट करते हैं, 2 हाइड्रोजन ये, 2 ये, 4 6 10 2 12, तो 12 हाइड्रोजन भी आ गए, तो 6 और 12 क्लियर हो गया। ये स्टेप वाइज हो गया। एक NADH जब ETS में जाता है तो 3 ATP बनाता है, और टोटल 10 NADH बन रहे थे, कैसे, 6 2 8 2 10, तो एक NADH से 3, तो 10 से 30 ATP बन गए, 4 ATP सीधे बन रहे हैं, ये 2 और 2 ATP ये दिख रहा है, ये 2 वाले ATP और 2 ATP ये, 34 हो गए, और 4 ATP का भी गेन होगा, कितने हो गए, 38 ATP। चलिए आगे फिर देखते हैं इसको। ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP सीधे बनते हैं, इनको बोलते हैं SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। 2 NADH बनते हैं, कोई CO2 नहीं निकलती, कोई FADH2 नहीं निकलता। लिंक रिएक्शन में कोई ATP नहीं, 2 NADH बनेंगे, 2 CO2 निकलेगी, कोई FADH2 नहीं। क्रेब्स साइकिल में 2 ATP सीधे बनेंगे SLP थ्रू, 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगी तो 2 ATP बनेंगे, बोलते हैं SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से टोटल 4 ATP बन गए, कितने बन गए, 4। NADH2 2 2 4, क्रेब्स साइकिल में 6 बनेंगे NADH, कितने हो गए, 6 4 10, 10 NADH हो गए, 2 CO2 निकलेगी, लिंक रिएक्शन में 4 निकलेगी, क्रेब्स साइकिल में कितनी CO2 के, 6। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन थे, तो 6 कार्बन निकल आए, 12 हाइड्रोजन, 10 ये 2 ये, 12 क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए। तो एक NADH से 3 ATP, तो 10 से 30, 30 4 34 और 4 38, टोटल कितने हो गए, 38 ATP। प्रोकैरियोट में 38 बनेंगे और यूकैरियोट में 36, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पेज पर